हाँ ठीक है। तो ठीक, एक्चुअली जब आप नीट का पेपर देंगे तो होता क्या है, आप सबको पता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से अब पूरा अगर सिलेबस देखें बायोलॉजी का कितना होता है, 38 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से बॉटनी का पोर्शन ज्यादा होता है, 70% बॉटनी का पोर्शन होता है, और जो कोर जूलॉजी है वो 30% आपको मिलेगी। यानी कि 30% जूलॉजी और 70% बॉटनी के अंडर में आता है सिलेबस, ठीक है ना। मतलब जूलॉजी में बता देता हूँ 30% में क्या क्या आप पढ़ते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आपका आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, इसके अलावा एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया जाता है डिसीज वाला, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। बस ये है आपका 30%। इसके बाद जो भी बचा वो सब बॉटनी में आता है, यानी कि बॉटनी वाले टीचर 70% सिलेबस कवर करते हैं। तो पूरा जो मतलब ज्यादा कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है वो बॉटनी वाले की है ना। यानी कि अगर बॉटनी वाले ने अच्छा काम कर दिया तो 70% गेन कर लेंगे, और फिर 30% ने गेन अच्छा काम कर दिया तो आपका पूरा हो जाएगा 100%। अब बात ये आती है कि 90 क्वेश्चन आपने बायोलॉजी के नीट में फेस करने हैं, जिसमें से आप 85 क्वेश्चन, ठीक है ना, 80 से 85 क्वेश्चन, 80 से 85 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एनसीईआरटी से ही बनाए जाएंगे। और जो बचे 5 से 10 क्वेश्चन जो बचते हैं वो रिलेटेड सिलेबस होता है, रिलेटेड एनसीईआरटी सिलेबस होता है। रिलेटेड का मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड सिलेबस होता है, ठीक है ना। मतलब जो भी टॉपिक होगा उससे कुछ हायर का भी पूछा जा सकता है, या कुछ उसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है, लेकिन रिलेटेड उसी के होगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में वो टॉपिक दिया ही नहीं है भी नहीं है, और कोई दूसरा नया टॉपिक जोड़ करके पूछ लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके उसमें प्लांट मूवमेंट नहीं है, प्लांट मूवमेंट एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, समझ रहे हैं ना। बाकी जैसे मान लीजिए आपका प्लांट फिजियोलॉजी या फोटोसिंथेसिस, इससे आपका कुछ पूछा जा सकता है, रिलेटेड C4 साइकिल से हायर क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। कैम नहीं है, कैम सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस है, तो कैम से क्वेश्चन नहीं आएगा ये चीज। तो रिलेटेड एनसीईआरटी सिलेबस से ही आना है, यानी कि आपको 80 क्वेश्चन या कभी कभी 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही कवर कर जाएंगे आप, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको आती है, तो आप 80 से 85 क्वेश्चन करेंगे। 2013 से जो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखे अभी तक जो आ रहा है ना, 2000 कितना 19 तक का, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही मिलेगी। इसलिए बहुत ज्यादा इधर उधर का मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं पढ़ना है। उसका रीजन क्या है कि मटेरियल की कमी नहीं है, बेसिक बातें हैं ये सब,
मटेरियल की कमी नहीं है, क्योंकि जब बायोलॉजी आप पढ़ते हो तो उसमें जो चैप्टर, जैसे मान लीजिए सेल का चैप्टर है, तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर, ये आप 12th क्लास में भी पढ़ते हो, बीएससी क्लास में भी पढ़ते हो, एमएससी में भी पढ़ते हो। यानी कि इस चैप्टर का जो एडवांस लेवल है बीएससी, फिर उससे ज्यादा एडवांस एमएससी, तो आप नॉलेज ले सकते हैं। तो इतना ज्यादा नॉलेज है कि आप पढ़ते रहिए इस चैप्टर को। लेकिन हमें इसके पीछे नहीं भागना है, हमें भागना है सिलेक्शन के पीछे, यानी कि आपका सिलेक्शन जिससे हो जाए, मतलब 12th लेवल में जितना है अपर लिमिट, उतना ही आप पढ़ेंगे एनालिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बात समझ आई होगी। एक चीज और, सिलेबस की हम बात करते हैं, बायोलॉजी की हम बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। सिलेबस में 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस। 11th में ज्यादा चैप्टर होते हैं, ज्यादा का मतलब 22 चैप्टर होते हैं। 12th में होते हैं आपके 16 चैप्टर, 38 हो गए। जाहिर सी बात है 11th में ज्यादा चैप्टर हैं तो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। 11th क्लास से ज्यादा क्वेश्चन नीट में रहते हैं 90 में। कितने रहते हैं? 55 से लेकर 60 क्वेश्चन आपको 11th से कवर होंगे। इसके बाद 16 चैप्टर बचते हैं, तो जो बचा इसमें, ठीक है, इसमें जो भी बचा 30 से 35 क्वेश्चन वो आपके 12th से आएंगे। याद रखेंगे 11th में ज्यादा चैप्टर तो ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे पक्का। इसके अलावा एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आए, यानी कि क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाता है नीट में, बशर्ते किसी किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं, जैसे किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन उठा लिया, किसी से 5 क्वेश्चन उठा लिया, किसी से 6 क्वेश्चन उठा लिया, इस तरह से। लेकिन सब में से, जैसे इकोलॉजी है, इकोलॉजी में 4 चैप्टर हैं लेकिन क्वेश्चन आते हैं 10 से 12। इसका मतलब हर एक चैप्टर, 4 चैप्टर इकोलॉजी के हैं, हर एक चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। इजी भी है तो 10-40 नंबर तो फिक्स रहते हैं अगर बच्चे ने इकोलॉजी एनसीईआरटी से ही पढ़ लिया। तो हमको तैयारी का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना। तो हमें तैयारी जो करनी है वो एक बेस बना के तैयारी करनी है, क्राइटेरिया समझ के करनी है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहो आप, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आप। इसके बाद टोटल 90 क्वेश्चन में जो आपके 6 मतलब ये समझ लीजिए, हाँ, % या 55% जो होंगे, 50 से 55% निकाला जा रहा है। क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब डायरेक्ट आपको पता है इसका क्या होता है, कौन से प्लांट में कौन सी प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी है कि नहीं है, इस तरह के। इसके अलावा जितने क्वेश्चन बचते हैं, चाहे जूलॉजी का हो या बॉटनी का, मतलब 50 से 55 क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। इसके अलावा जो बचेंगे, कितने बचेंगे आपके, वो बच रहे हैं 35 से 40 क्वेश्चन बच रहे हैं। ये सारे के सारे एनालिटिकल होंगे। ये पूरा जो हम बता रहे हैं, जो पेपर 2013 से बन रहा है, एनालिटिकल होंगे। एनालिटिकल का मतलब क्या होंगे कि क्वेश्चन आएगा which one is not correct। अब 4 स्टेटमेंट है उसमें, आप सब देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ के स्टेटमेंट लिखे, या विद रिस्पेक्ट टू द लाइसोसोम, लाइसोसोम के 4 पॉइंट हैं कि which is not correct with respect to the lysosome, which is not correct with the C4 cycle। मतलब इस तरह से समझ रहे हैं ना, इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट, एनालिटिकल मैचिंग, इस तरह से।
तो इतने क्वेश्चन, तो मेन जो आपका जो स्टूडेंट का क्वेश्चन जाते हैं वो इन्हीं से जाते हैं, ये एनालिटिकल से। वन लाइनर तो वो एनसीईआरटी जब आपने तैयारी करना शुरू किया है तो पूरे साल तक आप इसको 10 बार पढ़ लोगे एनसीईआरटी। कितने बार? 10 टाइम्स। शुरुआत अब हुई है, कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट अपने एग्जाम आते आते 10 टाइम्स पढ़ लेता है उसको। ठीक है ना? एक तो हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा जनवरी में, तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए उसको साथ में एनसीईआरटी से पढ़ते जाना है। तो जब पढ़ाया जाएगा तो आप खुद ही उसको 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे। जब तक सिलेबस खत्म होगा तब तक हर एक चैप्टर आप कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ लेंगे? एक तो हम पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आप पढ़ोगे घर पे, ठीक है ना? इसके बाद टेस्ट आएगा, फिर पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे। पैकेज आपको मिलेगा, उसके क्वेश्चन करोगे तब पढ़ोगे। तो छोटे बड़े टेस्ट होते रहेंगे, उनमें बार बार आप पढ़ते रहोगे, तो ऐसे आप 4-5 बार पढ़ लोगे। 4-5 बार जब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हर एक चैप्टर एनसीईआरटी कम से कम 4 या 5 बार आप लोग ऑटोमेटिक पढ़ लेंगे, क्योंकि टेस्ट रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है ना? इसके बाद जैसे ही सिलेबस खत्म होता है वैसे ही आप लोग की स्पीड बढ़ जाती है, और सिर्फ रिवीजन करना होता है तो कम से कम 3-4 बार उसमें आप पढ़ लेते हैं। तो मतलब हर एक स्टूडेंट करता क्या है, चाहे कहीं का भी स्टूडेंट हो, कोटा का स्टूडेंट हो या कहीं का भी स्टूडेंट, उसको 10 टाइम्स पढ़ना ही पढ़ना है एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए। और अगर आपने 10 टाइम्स पढ़ लिया, वो भी विद एक्सप्लेनेशन, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप 85 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो आप अपने माइंड में क्या चीज रखेंगे, आप अपने माइंड में ये चीज रखेंगे, एक सेकंड, ठीक है? तो आप अपने माइंड में क्या रखेंगे कि हमको बायोलॉजी में 5 क्वेश्चन छोड़ना है, लीव कर देना है। ठीक है? हम अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम हमारा जो दिमाग में हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमको 5 क्वेश्चन की चॉइस है और हमको 85 क्वेश्चन बिल्कुल सही रखने हैं। बस हमारे पास 90 में 5 क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास, हम इनको छोड़ सकते हैं। इसका मतलब आपको 85 क्वेश्चन करना है। चलो हम मान लेते हैं, आप कोई कोई अपना माइंड मेकअप कर लो कि हमको 10 क्वेश्चन का चॉइस है हमारे पास। कितने? 10 क्वेश्चन का ऑप्शन है। आप ये अभी से दिमाग में बैठा लो कि आप जो भी पेपर अटेम्प्ट करोगे वो 10 क्वेश्चन का चॉइस लेके चलेंगे पूरे पेपर में। ये नहीं घबराएंगे कि अरे यार मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, नहीं। आप अपने माइंड मेकअप में कर लो कि 5 या 10 क्वेश्चन आपके पास चॉइस के हैं, यानी कि नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उसका दूसरा वाला तो आ गया। यानी कि आपको करेक्ट करना है बायोलॉजी में 80 क्वेश्चन। सिलेक्शन के लिए आपको 80 क्वेश्चन चाहिए, ये समझ लो। 80 क्वेश्चन से कम नहीं चाहिए अगर आप सेलेक्ट होना चाह रहे हैं तो। ठीक है? इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे आते हैं 45। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बैठा लो कि हमारे 15 क्वेश्चन की चॉइस है। अगर आपको आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 30 क्वेश्चन करने में ही फिजिक्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। केमिस्ट्री में आपके 45 आते हैं, उसमें आपका टारगेट है कि 35 क्वेश्चन से 45 या 38 क्वेश्चन आपको लाना ही लाना है, मतलब सही होना चाहिए। आपके पास
8 या 5 क्वेश्चन की चॉइस होनी चाहिए बस। तो ये आपका क्राइटेरिया है 35 का, 38 समझ लो इसको, 30 का और 80 का। अगर इतना आप कर ले रहा जा रहे हैं, ठीक है, कितना हुआ, कितना हुआ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, ये 592, 592 अगर मार्क्स लाते हो तो एमबीबीएस जाएगा, ठीक है ना, तो एमबीबीएस आपको मिल जाएगा। ये अगर आप रखते हैं दिमाग में तो जाहिर सी बात है आपका। बाकी डिपेंड करता है पेपर के टफनेस पर, पेपर कितना टफ है, कितना इजी है। इजी है तो सबके लिए इजी होता है, टफ है तो सबके लिए लेकिन जिस ये क्राइटेरिया जो है ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसी क्राइटेरिया को लेके चलते हैं, यही कर ही पाते हैं, ठीक है ना, यही उनका, जितने सेलेक्ट होते हैं यही उनका क्राइटेरिया रहता है। बस थोड़ा 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर होता है, ठीक है ना। कभी फिजिक्स में 25 आ गए, कभी इधर केमिस्ट्री में ज्यादा बढ़ गए, इस तरह से। इतना आप लेके चलिएगा, अब देखिएगा इतना जब लेके चलेंगे हर एक सब्जेक्ट में, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आप सेलेक्ट होंगे। ये बात समझ आई सबको, या आपको क्या स्ट्रेटजीज पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है, एक और एक्सपीरियंस की चीज बताता हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, पढ़ाई तो बहुत बढ़िया कर लिया उन्होंने, बहुत अच्छी करी, लास्ट टाइम पर क्या होते हैं वो घबरा जाते हैं और ये दिमाग में सोचते, जैसे इस समय कोरोना टाइम पर बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट के दिमाग में अब थोड़ा सा घबराहट हो रही है और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्वेश्चन एनटीए का एक ऐप है वो दे रहा है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन दे रहा है। तो आधे स्टूडेंट के माइंड में ये चीज निगेटिव होने लगी कि क्या ऐसा आएगा पेपर, अगर ऐसा आएगा तो हमने बहुत सारी चीजें तो पढ़ी ही नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है। और ये मानने के लिए वो तैयार ही नहीं है क्योंकि एनटीए ऐसा काम कर रहा है, और एनटीए ऐसा काम कर रहा है तो कैसे कोई मान लेगा कि यार ऐसा पेपर नहीं आएगा। सब सोच रहे हैं ऐसा ही आएगा, लेकिन जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, वो अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखते हैं, वो अपना दिमाग में पता है क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं, जो भी एक्सपर्ट पेपर बनाता है, जो भी एक्सपर्ट पेपर बनाता है वो सिलेबस को ध्यान में रखकर पेपर बनाता है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कोई भी उठा के रख दे। हमको भी कोई नई चीज कह दिया जाए कि ये पढ़ाइए तो हम ये मालूम है क्या कहेंगे, सिलेबस क्या है, पढ़ाने के लिए क्या कुछ भी पढ़ाएंगे थोड़ी ना, सिलेबस क्या है। जो इस समय वो पेपर दे रहा है वो सिर्फ एज ए प्रैक्टिस, उसके पास जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल पहले से पड़ा है, वो एक्सपर्ट नहीं दे रहे हैं, वो खुद ही जो है उसके एक आधे मेंबर कह रहे हैं कि हाँ बताओ पीछे का कुछ डाटा उठाओ और दे दो प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जो फाइनल पेपर आता है उसको 10 टीचर बनाते हैं, अलग अलग टॉपिक के एक्सपर्ट होते हैं। कोई प्लांट फिजियोलॉजी का होगा, उसने अपने प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन दे दिए, कोई मार्फोलॉजी एनाटॉमी का होगा, कोई सेल का होगा, कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी का होगा, इस तरह से होता है और फिर उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं, एक्सपर्ट अलग होते हैं। तो ये चीज है, तो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम पर डगमगा जाते हैं। स्ट्रैटेजीज होती है ये, मतलब पता नहीं पेपर सेट करने वालों का या पेपर कराने वालों की, कुछ ऐसा करो स्टूडेंट और घबराए। अक्सर क्या करते हैं, आपने अक्सर पेपर देखा होगा, आपने 10th में दिया, 11th में दिया, पहला क्वेश्चन क्या होता है, टफ होता है। पहला क्वेश्चन चाहे बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, ज्यादातर ऐसा केस देखा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, टफ होता है, मतलब स्टूडेंट से जल्दी लगेगा नहीं।
तो पता है इससे क्या होता है, उसी टाइम ऑन द स्पॉट स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब हॉल में एग्जाम दे रहा होता है। जो लोग ये पहले से जानते हैं कि एक्सपर्ट ये जानबूझ के ऐसा करता है पेपर की पहला या दूसरा क्वेश्चन टफ होता है, इसके बाद जब आगे बढ़ते हो तो इजी मिलते हैं। यानी कि आपको ये सोचना है पूरे पेपर में यही दो नहीं है कि हमारा सिलेक्शन करवाएंगे, बाकी और भी मटेरियल है, तो उस पे ध्यान न दे करके बाकी पे ध्यान दिया जाता है। अक्सर ये होता है 50% स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अरे यार क्या होगा, पहले ही क्वेश्चन हमको नहीं आया, तो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है यार आगे क्या होगा। तो ये स्ट्रेटजीज हैं स्टूडेंट को जो है परेशान करने वाले, उनका माइंड से खेलते हैं। बस उस समय जिसने पैशन बना करके काम कर लिया, पेपर कर लिया, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अक्सर बच्चे एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे 13 क्लास में एक एक नंबर से रुके हुए हैं। अब इस साल तैयारी कर रहे हैं और इस साल घबराए ना तो अच्छी बात है, क्योंकि समझाना एक अलग चीज है लेकिन वो फेस करना अलग चीज है। तो मैसेज आते रहते हैं इस समय बच्चों के, तो उनको तो हम यही समझाते हैं कि कोर सिलेबस पर फोकस करिए बस। कोर सिलेबस में मतलब अगर आप 80 कर रहे हो, 10 क्वेश्चन के पीछे क्यों भागना भाई। चलो हम कह रहे हैं ये 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा है, 80 तो कर ले रहे हो आप। 80 तो आपके कोर सिलेबस के हैं जो आपने पूरे साल इसके लिए मेहनत करी है। आप इसके पीछे भागो 10 क्वेश्चन के पीछे, तो 80 गए आपके। समझ रहे हैं ना, ये चीज होती है। तो चलिए, मतलब मेरे ख्याल से पूरी कहानी, आप जिस पथ पर चलने जा रहे हैं उसकी कहानी आपको पता चल गई कि अब हमको कैसे आगे चढ़ना है। ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं ना कि हम जहाँ जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हमें कोई बता दे कि ये रास्ता ऐसा है तो हमें आसान होगा। नहीं तो हम तो अंधेरे में ही चलेंगे, पता नहीं आगे कांटे हैं क्या कि नहीं है। समझ रहे हो ना। मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ गए होंगे ये बात। आप किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लो इससे रिलेटेड भाई, बोलो किसी को कोई है क्वेरी कि ऐसा कुछ होगा क्या होगा, बताइए। देखिए, आपको तैयारी करना है तो बिल्कुल अपने दिमाग में चीज बैठाल के चलनी है कि हमें सेलेक्ट होना है। हमें ये नहीं बैठ के अरे पहले साल देख लेते हैं, अभी तो एक साल देखेंगे तब जाके दूसरी साल कुछ होगा। तो पहले से स्टूडेंट कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पेपर जरा देख लें। अरे पेपर देखना है, मॉडल पेपर है, खुद देखो घर पे बैठ के। समझ रहे हैं ना। तो ये नहीं, अगर आप तैयारी करने के लिए आए हैं तो बिल्कुल कहते हैं दृढ़ निश्चय कर लो उसको। दृढ़ निश्चय है ना, फर्म डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं। आपका रेजोल्यूशन और पूरे मतलब पूरी मेहनत से ईमानदारी से उस पर अपने आप को झोंक दो। एक साल बस, इसके बाद मेडिकल कॉलेज में मौज करो। क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता उसका दर्द बहुत होता है, ये हम सब बता रहे हैं आपको पहले से। और लोग सिर्फ क्या देखते हैं, यू आर सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, बस। आप चाहे 0.001 से रह गए हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप बॉटम में हैं, लास्ट में हैं, आपके ही सीट से खत्म है सीट, तब भी आप सेलेक्टेड हैं। आपको बस उसी नजर से देखा जाएगा। लेकिन आप 0.1 से रह गए तो आपको उसी नजर से देखा जाएगा कि आप सेलेक्ट नहीं हैं। आप एक्सप्लेनेशन चाहे जितना करते रहेंगे, हाँ पढ़े लिखे वाले लोगों को समझ आएगा, लेकिन आपके रिलेटिव्स वगैरह को शायद वो इतना ही पूछेंगे खाली, तुम्हारा हुआ नहीं क्या। वो दिक्कत होती है, फिर आप समझ सकते होंगे, है ना। फिर वो टेंशन ज्यादा होती है
बजाय जो एक पढ़े लिखे को बताने के लिए, पढ़े लिखे को बता दे वो समझ जाएगा हाँ कि बच्चे ने मेहनत किया। तो मेरा यही है आप लोगों को समझाना कि आप तैयारी करें तो पूरी कोशिश करें, 100% कोशिश आपकी 100% होनी चाहिए, ईमानदारी। और अगर ऐसा है तो आप सेलेक्ट होंगे पक्का, क्योंकि कंपटीशन तो है ही है भाई। पता चला 15 लाख में आपको 1 लाख स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे। प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो अब शुरू करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। आज नया चैप्टर हम शुरू करेंगे और मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको मैं पढ़ाता हूँ। 11th का चैप्टर है। 2 क्वेश्चन इससे नीट में आते हैं पक्का, 100% आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10th है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन में आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। अनुकृति सिंह, सुन रहे हो आप? यस सर। हर्षा यस सर। लाइव हो? ठीक यस है। सर। ओके, रिया लाइव हो? यस सर। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आई होगी आपको, ये जो अभी तक बताया हमने, सब लोगों को Yes, समझ sir. आई है। यस चलिए, सर। बस यही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़िएगा, देखिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास 10 महीने हैं तैयारी करने के लिए, बाकी आगे क्या होगा पता नहीं, कोरोना चल रहा है ना इस वजह से, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे सेल साइकिल रितेश। यस सर। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए क्या होता है, फंडामेंटली समझिए कि सेल, कोई भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्टार्ट होती है, सबको पता है, एक सेल से, एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्टार्ट होती है, लाइफ स्टार्ट हो रही है एक सिंगल सेल से, और सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होती है और बाद में वो एक ऑर्गेनिजम्स बन सकता है, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो एक सेल के बने हो सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारी सेल से बने होते हैं, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। चाहे यूनिसेलुलर की लाइफ हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ हो, स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल। अगर एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिजम्स है तो दैट मीन्स सिंगल सेल ही बना होगा, वही मेच्योर हो गया और वो पूरा एक ऑर्गेनिजम्स है। सिंगल सेल मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबा वगैरह, यूग्लिना। लेकिन मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी लाइफ एक सेल, सिंगल सेल से शुरू होती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन की जो लाइफ स्टार्ट होगी वो एक जाइगोट से शुरू होती है।
जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। और सिंगल सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद बनाता है वो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर से एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और बनेगा ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना? ये सब मल्टी सेलुलर एक ऑर्गेनिजम्स बना। मतलब एक एक सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बना देती है। तो स्टार्ट टू एक सिंगल सेल। लेकिन इसका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सेल एक ऑर्गेनिजम्स कैसे बना रही है? एक सेल एक ऑर्गेनिजम्स कैसे बना रही है? तो बाय द ए सिंगल सेल, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करती है। ठीक है ना? डिवाइड करती है एंड ग्रोथ करती है। ठीक है ना? डिवाइड करती है और ग्रोथ करती है। ठीक है ना? एंड फॉर्म ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर बात है ये? बताइए कि एक सेल लगातार डिवाइड कर रही है। ठीक है ना? ये बात क्लियर है कि एक सिंगल सेल कैसे बनाती है, डिवाइड करती। मतलब एक सिंगल सेल, चाहे हम लोग की बॉडी बनी है, जाइगोट डिवाइड किया और ग्रोथ, मतलब इसेंशियल पार्ट जो हो गया। ये देखिए जो हमने लिखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि सेल का जो नेचर होता है, वो सेल का नेचर क्या है कि वो लगातार इसेंशियल जो पार्ट है, इसेंशियल फीचर क्या है एक सेल का? तो एक सेल का इसेंशियल फीचर है ग्रोथ करना एंड डिवाइड करना। मतलब अगर वो एक से दो में बनती है तो ये दोनों ही डॉटर सेल क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी। ठीक है ना? ग्रोथ का मतलब डेवलप करेंगी, मेच्योर होंगी या आगे फिर से डिवाइड करेंगी, या फिर से आगे डिवाइड करेंगी, या फिर से आगे डिवाइड। ठीक है ना? लेकिन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सिंगल सेल जो होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होती है। ऐसी होती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होती है। मतलब एक सेल डिवाइड किया दो में, टू डॉटर सेल्स बनी, यही इसकी ग्रोथ है और यही इसका रिप्रोडक्शन है। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड बाय सेल डिवीजन। याद रखेंगे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लगातार क्या करता है? डिवाइड करता है, वही उसका ग्रोथ है, वही उसकी रिप्रोडक्शन है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या डिवीजन नहीं होता? क्या ग्रोथ नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो जब हम एक सिंगल सेल की बात करेंगे, मतलब अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है तो लगातार ग्रोथ कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है, लगातार रिप्रोड्यूस कर रहा है, और तब कलेक्टिवली जाके मल्टी सेलुलर बना है। तो सिंगल सेल का ये फीचर है, सिंगल सेल का। अब सिंगल सेल की विडंबना ये है कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। हमारे में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की। बोलिए, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किसे कह सकते हैं? सेल के लिए क्या हो सकता है? सेल के लिए ये हो सकता है कि सेल डिवाइड करे और अपनी डॉटर सेल बनाए, वही उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है। और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है जब तक एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं बन जाता। ठीक है ना?
तो सेल अगर लगातार डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो मेच्योर नहीं है अभी। ठीक है, चलिए अब हम इसकी बात करते हैं सेल साइकिल से रिलेटेड। सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल क्या होता है कि सेल साइकिल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें रिजल्टेंट क्या है सेल साइकिल का? सेल साइकिल का है कि एक सेल डिवाइड करे और डिवाइड करने पर अपनी डॉटर सेल्स बनाए। ठीक है ना, मतलब एक पेरेंटल सेल डिवाइड कर रही है और अपनी डॉटर सेल बना रही है, डॉटर सेल बना रही है, यही इसकी सेल साइकिल है। लेकिन सेल साइकिल जो आपको आसानी से दिख रहा है ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं। सीक्वेंशियल चेंजेस occur for the formation of डॉटर सेल। तो डॉटर सेल बनाने के लिए इसमें बहुत सारे कई स्टेप्स होते हैं या सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं, उसको कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या होता है, आपसे पूछा जाए सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल का मतलब है कि सेल डिवाइड इनटू देयर डॉटर सेल्स with the help of sequential changes। एक तरह का क्या हुआ सेल साइकिल? सेल साइकिल अपनी डॉटर सेल बनाना है, वही सेल साइकिल। तो हम जो ये सेल साइकिल पढ़ेंगे, सेल साइकिल का मतलब समझ आया? सेल साइकिल क्या होता है बताइए आप लोग, सेल साइकिल समझ आया? सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल क्या है? एक सेल अपनी डॉटर सेल बनाती है, ठीक है ना, और डॉटर सेल बनाने में जो भी उसमें चेंजेस आते हैं स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंशियल चेंजेस, वही है एक सेल की सेल साइकिल। क्लियर है ना? बताओ, बताइए आप लोग, ये बात समझ आ रही है? अनुकृति, हर्षा, यस सर। और रिया, जो बताया जा रहा है वो बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अगर ना समझ आए तो फिर से बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। सेल साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए समझ आ रहा है ना? तो सेल साइकिल ये सब एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है कुछ अलग नहीं हम पढ़ा रहे हैं, ये सारा है एनसीईआरटी का मटेरियल, बस हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है ना? तो सेल की प्रॉपर्टी हमें समझ आया, सेल का इसेंशियल पार्ट समझ आया कि सेल क्या करती है, इसेंशियल पार्ट का क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करना, यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो अपना रिप्रेजेंट करती है बाय द सेल डिवीजन से। ठीक है ना? अब सेल डिवीजन की हम बात करते हैं कि रुडॉल्फ विर्चो का नाम आप लोगों ने सबने सुना, सेल थ्योरी भी सुना। सेल थ्योरी में क्या बताया गया था? सेल थ्योरी
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस सर। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सेल साइकिल बाय द सीक्वेंशियल चेंजेस, देखिए सेल साइकिल में क्या आपका है, फंडामेंटल में आपको बता देता हूं। ए सेल डिवाइड इनटू their daughter cell by the sequential changes in their life, in their लाइफ साइकिल कह सकते हो, सेल की लाइफ साइकिल ऑफ सेल, ठीक है ना। दैट इज इनडायरेक्ट डिवीजन, इनडायरेक्ट डिवीजन। डायरेक्ट डिवीजन भी होता है, वो भी सेल साइकिल है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट डिवीजन या डायरेक्ट डिवीजन या डायरेक्ट डिवीजन, तो चाहे डायरेक्ट डिवीजन हो चाहे इनडायरेक्ट डिवीजन हो, सिक्वेंशियल चेंजेस या चेंजेस तो होगा ही उसमें। तो सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट है कि एक सेल है और वो सेल डिवाइड करती है अपनी डॉटर सेल में, ठीक है ना। ये डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बनी, ये डॉटर सेल है। अब यहाँ पर बीच में क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेप, ये है इसके इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेप। चलिए ठीक है। अब सेल साइकिल कंप्लीटेड इनटू टू मेन स्टेप, दो मेन स्टेप हैं। पहला है आपका इंटरफेस। इंटरफेस को कहते हैं हम लोग प्रिपरेशन। पहले सेल क्या करती है, प्रिपेयर होती है, प्रिपरेशन कहते हैं इसको, प्रिपरेशन फेज होती है। और दूसरी होती है एम फेज। एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस फेज या डिवाइडिंग फेज, इसको दूसरा कह सकते हैं डिवाइडिंग फेज। समझ गए ना। तो ये एक तरह का क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्टेप है। यानी कि इंटरफेज एक प्रिपरेशन फेज होती है। और कुछ एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ स्टार पॉइंट। जैसे क्या होता है, ह्यूमन की सेल होती है, ह्यूमन की सेल, ह्यूमन एक सेल डिवाइड करती है, डिवाइड इनटू डॉटर सेल बाय 24 आवर्स। 24 घंटे में वो एक डिवीजन करती है, 24 आवर। यानी कि 24 में से 23 आवर्स जो होते हैं उसके, वो इंटरफेज वाले होते हैं। इंटरफेज क्या है, इंटरफेज को हम लोग प्रिपरेशन फेज करते, मतलब सेल 23 घंटा अपनी तैयारी करती है, इसके लिए तैयारी करती है, एम फेज के लिए तैयारी करती है। यानी 1 आवर जो होता है, 1 घंटे में एम फेज कंप्लीट हो जाता है। और एम फेज का रिजल्ट क्या है, 2 डॉटर सेल। समझ गए ना। ये आपका सेल साइकिल में क्या है कि एक है प्रिपरेशन फेज, दूसरा है डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। इंटरफेज को क्या कह सकते हैं, स्टार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कंपटीशन में
पूछे जा सकते हैं। इंटरफेस क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या होता है? क्या ये रेस्ट करती है? रेस्टिंग का मतलब होता है ड्यूरेशन ज्यादा लगाती है, इसलिए इसको रेस्टिंग बोलते हैं। बिकॉज टेक मोर टाइम लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्टिंग। बट रेस्ट का मतलब वो मत समझिए कि रुकी है, उसमें कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, नहीं, प्रोसेस सब हो रहा है उसमें, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, इस वजह से रेस्टिंग बोला जाता है। तैयारी तो कर रही है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई है, बट वो मेटाबॉलिकली रुकी नहीं है। क्लियर? तो ये बात समझ आई कि इंटरफेज और एम फेज वाली बात, सेल साइकिल कंप्लीटेड इनटू इंटरफेज और एम फेज। चलिए पहला हम लिखते हैं इंटरफेज। यहां तक किसी को समस्या नहीं? बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में? इंटरफेज जो होता है, हमने कहा कि 23 आवर्स लगता है, ठीक है ना? तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो सब फेजेस हैं, इसकी सब फेजेस या सब स्टेजेस, वो है G1 S G2। G1 S G2, ये 3 सब फेजेस में इंटरफेस कंप्लीट होती है। G1 गैप 1, S का मतलब सिंथेसिस फेज, और G2 का मतलब गैप 2। M, ठीक है ना? और M में जो आएंगी वो आगे लिखेंगे। तो G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, और G2 में क्या होता है? इंटरफेज में 3 गैप आपका सब फेजेस दिख रही है, G1 S और G2। ठीक है ना? ये बात क्लियर है? तो मैं इसको बना देता हूं कि आपका सेल साइकिल देखिए इस तरह से, और सेल साइकिल में ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये है इंटरफेस। इतना बड़ा इंटरफेस है, और ये है एम फेज। ठीक है, ये एम फेज है और ये इंटरफेस है। ठीक है, क्लियर? और इंटरफेज में हमने कहा कि G1 G2। इंटरफेस में क्या कहा हमने? इंटरफेस में हमने कहा कि क्या क्या है? इंटरफेस में G1 S G2 है, यानी कि G1 आपका ये है गैप 1, G2 आपका ये है गैप 2, G2 यहां भी लिख सकते हो, ठीक है, गैप 1, और ये आपका है एस फेज। क्लियर? ठीक है ना? और M ये है, यानी कि M और S सेल साइकिल में, मतलब अगर मैं सीक्वेंस बताऊं इसका, तो सेल साइकिल का एक सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, आपको क्या नजर आ रहा है? पूरा सेल साइकिल ही दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल साइकिल है। तो सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, ये आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल क्या मिलेगा आपको? G1 S G2 M। ठीक है ना? G1 S G2 M, यानी कि S और M के बीच गैप 1 गैप 2 है। ठीक है ना? तो इंटरफेस क्या है? रेस्टिंग फेज। ये 23 आवर्स का आपको दिखाई दे रहा है कि ये 23 आवर्स, अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सेल की, तो 23 आवर्स ये इंटरफेज में लगाता है। अब इनमें क्या होता है, ये पॉइंट्स हैं, इनमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एम की हम बात कर लेते हैं यहीं पे। जो एम होता है, एम में जो आपका आता है एम फेज, दूसरा होता है एम फेज।
एम फेज को हम कहते हैं डिवीजन फेज या माइटोसिस फेज, यानी कि जब सेल तैयार हो जाती है डिवीजन के लिए तो G2 के बाद ही आएगा, है ना, एम। तो इसमें डिवीजन शुरू होता है, पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का न्यूक्लियस डिवाइड पहले सबसे पहले करता है। आपसे पूछा जाए कि सेल डिवाइड कर रहे सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो कंप्लीट होता है वो प्रोफेज, नाम सुना आपने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद जब ये हो जाता है तब होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल का अब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, डिवाइड होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये इसकी जो है क्या है, एक डायग्रामेटिक सामने सेल में। अब कंपटीशन आप लोगों को, हमको थ्योरी नहीं लिखाना है, आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ यही सफिशिएंट है, और आप देखिएगा क्वेश्चन भी इसी से निकालेंगे। तो जीवन में क्या होता है, जीवन में क्या होता है हमको पता होना चाहिए, जीवन में क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, और यही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। चलिए, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? किसी कोई डाउट बताइए, किसी कोई डाउट तो है नहीं? अनुकृति, हर्षा एंड रिया, वो सर। कंप्लीट है ये जो समझाया जा रहा है? आपको समझ बिल्कुल आ रहा है? यस सर। बताइए। यस सर। हर्षा बोलो जरा। यस सर। ओके, कोई डाउट है तो पूछो कि इसमें क्या पूछना है। रिया, रिया, रिया कहाँ हो तुम? हेलो। यस सर। हाँ, क्लियर है ये जो समझाया जा रहा है? समझ आ रहा है? यस। यस सर। ठीक है, तो समझते रहिए। तो होता क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है नीट में कि जीवन यस में सर। क्या होता है, जीवन के क्या इवेंट्स हैं, जीवन में क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो जीवन में क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, यहीं पर हम लिख लेते हैं, हमको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जीवन में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, एंजाइम्स जो हैं वो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इस तरह की चीजें सिंथेसिस होती हैं। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेटेड हियर, डुप्लीकेटेड हियर, ठीक है ना। चलिए मैं एक चीज और बनाता हूँ, मान लीजिए कि ये कंप्लीट करके यहाँ पर डॉटर सेल ये आई, दो डॉटर सेल, ये दो डॉटर सेल आई, जिसमें से एक सेल जा रही डिवीजन के लिए, ये देखिए जा रही डिवीजन के लिए, ये तो लगातार उसमें ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब है कि उसका साइटो न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो है वो बढ़े, अगर वो ग्रोथ कर रही है लगातार। ग्रोथ का मतलब डिवीजन के लिए जा रही है। देखिए ये मैं एक डॉटर सेल को मैं आगे बढ़ाया और वो जीवन में ये इवेंट्स कर रही, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम, एंजाइम का मतलब डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेटेड। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जो उसमें लाइसोसोम है, ठीक है ना,
गोल्जी बॉडी है, ये डुप्लीकेट हो जाते हैं अगर वो डिवाइड करने जा रहे हैं, तो इसको हम ग्रोथ ही कंसीडर करेंगे। तो सेल साइकिल में एक हमेशा याद रखिए कि ग्रोथ सेल की लगातार होती है, हो रही होती है, चाहे वो जीवन में जाए चाहे एस में जाए, ठीक है ना। तो ये इवेंट्स क्लियर है कि यही पूछा जाता है कि जीवन में क्या होता है, तो ये याद करने वाली बातें होती हैं। अब आता है एस, जब वो जीवन को क्रॉस कर जाती है, ये चीज हो चुकी होती है, तो उसी में अगली स्टेज आती है एस। एस बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है और इसमें होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, न्यू डीएनए बनता है। डीएनए मतलब इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन होना है तो उसको एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज वगैरह। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें, इसमें होता है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। अगर ये एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, डुप्लीकेट होता है। और सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, एस का मतलब सिंथेसिस, तो हर चीज बनती है इसमें, जो लिख रहे हैं वही बनेगी। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, कोई बता सकता है हिस्टोन प्रोटीन क्या है भाई, बताइए हिस्टोन प्रोटीन क्या है। हिस्टोन प्रोटीन बता सकते हैं, किसी ने नाम सुना हिस्टोन का? यस सर। यस सर। तो बताइए जरा हिस्टोन क्या होती है। सर प्रोटीन होता है जिसके अराउंड डीएनए हाँ बिल्कुल, डीएनए रैप्ड रहता है। रैप्ड रहता है, न्यूक्लियोसोम, हाँ जिसको बोलते हैं बिल्कुल सही, सोलेनॉइड मॉडल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होती है प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की, क्रोमैटिन में रहता है, यानी कि इसी के ऊपर डीएनए रैप्ड रहता है। डबल हेलिक्स जो डीएनए होता है इसी के ऊपर रैप्ड रहता है। तो क्रोमैटिन जो फाइबर होते हैं वो आपको, क्रोमैटिन जो फाइबर है वहां डीएनए भी मिलेगा और हिस्टोन भी मिलेगा, ठीक है ना। तो हिस्टोन क्या है, जेनेटिक मटेरियल की बेसिक प्रोटीन होती है। तो ये भी यहाँ पर सिंथेसिस होती है, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्या क्या होता है एस में। इसके बाद एस से सेल जाती है G2 में। तो G2 में क्या होता है, इसमें सिंथेसिस ऑफ, इसमें लिखना है सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, न्यू प्रोटीन, न्यू प्रोटीन लाइक ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन जो होती है ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाती है साइटोस्केलेटन, और यहाँ पर G2M के पहले होता है, गैप 2M के पहले होता है, तो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाने में काम आती है, ठीक है ना। तो फिर इसके अलावा एंड आल्सो अमाइनो एसिड्स वगैरह भी बनते हैं, ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो किसके लिए बनते हैं, एम के लिए बनते हैं, ठीक है ना। और एम के बाद हम पहुंचते हैं, सॉरी G2 के बाद पहुंचते हैं एम में। एम में क्या होता है, एम में होता है, सबसे पहला हमने बताया था क्या होगा, यानी कि जब ये सेल तैयार हो जाएगी तो उसके अंदर न्यूक्लियस जो है उसमें डिवीजन शुरू होगा। तो पहला हमने लिख दिया डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और ये कंप्लीट होगा 4 फेजेस में, ठीक है ना। 4 फेजेस में कंप्लीट होगा। पहला क्या है, प्रोफेज है, प्रोफेज। फिर क्या है, मेटाफेज। फिर क्या है, एनाफेज। और फिर क्या है, टीलोफेज, ठीक है ना। फिर दूसरा डिवीजन जब इतना हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो आ जाएगा दूसरा डिवीजन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस आ जाएगा,
ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस आ गया, और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा तो 2 डॉटर सेल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब इनमें से डॉटर सेल मिल गई, और ये डॉटर सेल फिर कॉन्टिन्यूस में डिवीजन करेंगे, यानी कि फिर से इंटरफेज, फिर से एम फेज, फिर से इंटरफेज, फिर से एम फेज, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये चलता रहेगा साइकिल। लेकिन जिसमें मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि अब डिवीजन नहीं कराना, एक ही साइकिल हो गया, क्योंकि हमेशा लगातार डिवाइड करती थोड़ी न रहती है, डिवीजन रुकता भी है क्योंकि जरूरत नहीं होता। अब जैसे क्या होता है, चोट लग गई हमें, तो वहां पर जो सेल हैं उन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी लाए और डिवीजन शुरू कर दिया। और डिवीजन कब तक होगा, जब तक वो मेच्योर नहीं हो जा रहा है, मतलब हील हो गया पूरा उसी शेप में। ऐसा तो है नहीं कि बढ़ता जाए तो क्या होगा, वहां तो काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी सेल, वहां वहां से कोई पार्ट जो है निकल आएगा, समझ रहे हो, जहाँ चोट लगी है, हाथ में लगी, पैर में लगी, तो इस तरह से वो उसको उतना ही डिवीजन करना होता है जितना जरूरत है। यानी कि मान लीजिए दोनों डॉटर सेल्स बनी, एक डिवीजन के लिए जा रही है, दूसरी नहीं जा रही है, नहीं डिवाइड करना चाहती है, तो क्या होगा, जैसे ही डॉटर बनी तो वो अब मेच्योर होगी, यानी कि जीवन पर क्या होता है, एक आर पॉइंट होता है। आर पॉइंट का मतलब होता है कि ये वो रेखा है, ये वो लाइन है जिसको अगर डॉटर सेल क्रॉस कर देगी, अगर डॉटर सेल उसको क्रॉस कर देगी तो क्या होगा, अगर क्रॉस कर देती है तो वो डिवीजन करेगी ही। मतलब आर पॉइंट को अगर वो क्रॉस कर देता है तो ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एंजाइम, साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ने लगेगा। तो जीवन में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हेलो। 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 Yes, sir. आवाज नहीं आ रही थी, चली गई।